मीनाक्षी आली तू। हाँ। तू ऐसा कर, पहले भांडी घस दे। हाँ ठीक है। मैं रोहन को दूध दे के आती हूँ। रोहन, अरे रोहन उठ रे। अरे ये क्या हुआ? अभी तो 8:30 भी नहीं और तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गया, और वो भी अपने आप। अरे आई, तुम भूल जाती हो ट्यूशन के में सरप्राइज मिलने वाला है। अच्छा बच्चू, इसलिए अपने आप इतनी सुबह उठ के तैयार हो गया। अरे दूध तो दो। आई काउंट करो। अच्छा 1 2 3। गुड बॉय। ये लो, अब मैंने फिनिश कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रोहन बेटा, दूध तो पी ले। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है बेटा? अरे पापा ट्यूशन जा रहा हूँ। ट्यूशन? मैं 9:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, आप तब तक ऑफिस में जाना। नहीं जाऊंगा बेटा, तू जब तक ट्यूशन से नहीं आएगा मैं यहीं वेट करूंगा तेरा। जल्दी से आजा, फिर सरप्राइज। मैं सरप्राइज रेडी रखना। सरप्राइज में तैयार रखूंगा, यहीं तेरा वेट करूंगा। जल्दी से आजा। ऑफिस में जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चल चल जा। भाग अब। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग मिस। अरे रोहन, आज तुम आधे घंटे पहले आ गए। तुम्हारा ट्यूशन तो 9 बजे होता है ना? आज मैं जल्दी उठ गया और जल्दी रेडी हो गया, इससे जल्दी आ गया। ओके चलो, कम इनसाइड। अच्छा यहाँ बैठ जाना, और कल तुमने जो पढ़ाई किया था ना उसे अच्छे से रिवाइज करना। मैं अभी आती हूँ। हो गया तुम्हारा? हाँ मिस, मैंने रिवाइज भी कर लिया, होमवर्क भी कर लिया। अब क्या करना है? ओह वाओ, वेरी गुड। आज सब कुछ इतना फटाफट सॉल्व किया, क्या बात है? बाबा मुझे एक सरप्राइज देने वाला है। अच्छा, और वो सरप्राइज कब मिलेगा तुम्हें? ट्यूशन के बाद। ओह, इसीलिए आज तुम आधा घंटे पहले आए। वेरी गुड, आज के लिए तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब इसे बैग में रखो। ये मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है रोहन की आंखों में वो खुशी देखने के लिए, जब तुम उसे बताओगी कि हम उसे घुमाने कश्मीर लेके जा रहे हैं। पता है, तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में वो इतना एक्साइटेड था कि आधी रात तक सोया ही नहीं, और आज सुबह भी खुद उठकर अपने आप तैयार हो गया। अरे तुम मानोगी नहीं कि कब से वो स्नोमैन बनाना चाहता था, कब से वो बर्फ में खेलना चाहता था, लेकिन मेरी इतनी औकात ही नहीं हो पाई कि मैं उसे नासिक से भी बाहर कहीं घुमा लाऊं। अरे तो क्या हुआ अमन, अब तो हम उसे ले जा रहे हैं ना। शायद इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अरे देर से याद है, 10 बज गए, अभी तक आया नहीं रोहन। अरे हाँ। पूछो कहाँ है। मैं अभी पूछती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ प्रीति दीदी। रोहन की ट्यूशन खत्म नहीं हुई अभी तक? अरे वो तो कब की खत्म हो गई है, उसे जाके 40 मिनट हो गया। अमन, क्या हुआ? शोभा कह रही है कि रोहन के उसके घर से निकले 40 मिनट हो गए। 3 माला ऊपर चढ़ के आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। अपनी नई साइकिल की क्रेज में नीचे गया होगा। मैं देख कर आती हूँ। चाबी? क्या हुआ? साइकिल की चाबी तो ये पड़ी है, फिर कहाँ गया होगा? अरे कल तक तो इतना एक्साइटेड था तुम्हारा सरप्राइज जानने के लिए। अरे प्रीति, बच्चा है वो। अब बच्चों का दिमाग हवा की तरह होता है, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट वहाँ। मुझे लगता है मनन के घर गया होगा। हाँ। मैं अभी जाकर देखती हूँ। हाय पूजा। हाय। रोहन यहाँ आया था क्या मनन से मिलने? मनन तो सो रहा है, और रोहन तो आज दिखा ही नहीं सुबह से। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली वो ट्यूशन से घर वापस नहीं आया, तो मुझे लगा शायद मनन के पास आया हो। मैं शोभा से जाकर पूछती हूँ। हम लोग वीकेंड में कश्मीर पहुंचेंगे। अच्छा एक बात और, तब तक कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन निकाल के रखना आप लोग। अरे शोभा, अच्छा वो तो मिल गई। तुमने रोहन को कहीं जाते हुए देखा था क्या? मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो तो होमवर्क कर रहा था। उसके बाद बैग पैक करने बैठा, और तब तक मैं किचन में चली गई, और जब तक मैं किचन से आई तो वो जा चुका था। अरे वो तो सीधे घर जाने वाला था। मुझे बोल रहा था कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और बहुत ही एक्साइटेड था। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। अरे नहीं, हमें कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं चाहिए। अरे हमारे साथ ही सोएगा वो। 7 साल का बच्चा है मेरा, बहुत छोटा है। रोहन,
वॉचमैन, वॉचमैन, जी मैम साहब। रोहन आया था क्या? देखा उसे? रोहन बाबा तो यहाँ नहीं आया। सारा दिन तो आप यहाँ बैठे रहते हो, किस लिए आपको रखा है? अरे आते जाते लोग को देखना चाहिए ना। मैम साहब हम सच बोल रहे हैं, हम यहीं पर थे, सिर्फ 2 मिनट के लिए गए थे बाथरूम करने के लिए। अरे पगार किस बात की लेते हो आप? काय जान प्रीति, क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर और इतनी घबराई हुई क्यों है? काकी वो रोहन कहीं नहीं मिल रहा है। 1 घंटा पहले शोभा के घर से ट्यूशन पढ़ के निकला था, पर अभी तक घर नहीं आया। और इससे पूछ रही हूँ कि सोसाइटी के बाहर गया है, तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तू घबरा मत, आ जाएगा वो। और ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बिना बताए कहीं खेलने चला गया हो? रोहन को खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाता। कुछ नहीं होता, हाँ? भरोसा रख। आइए अगर चलना लौकर। घबरा मत, वो आ जाएगा। और इसको बोल ढूंढने के लिए पूरे जहां। हाँ ठीक है काकी, हम ऐसे करो, सोसाइटी के बाहर जाकर देखो, कहीं वो बाहर ना हो। जी मैम साहब। नासिक की एक साधारण सी सोसाइटी में रहने वाले प्रीति और अमन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। रोजमर्रा की घर गृहस्थी की चुनौतियां थी, कुछ पैसों की तंगी थी, लेकिन घर के चिराग 7 वर्षीय बेटे रोहन के साथ जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक दिन उनका बेटा रोहन उनकी जिंदगी से कुछ रहस्यमय अंदाज में गायब हो गया। घर घर जाकर पूछा, हर जगह पता किया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। हैरान परेशान माता पिता पुलिस के पास जा पहुंचे। आपके बच्चे को गायब हुए कितना टाइम हो गया? सर 4 घंटे से ज्यादा हो गए। हमने उसे सब जगह देखा सर, उसकी ट्यूशन टीचर के घर, पड़ोसियों के घर और उसके दोस्तों के घर भी, सोसाइटी में भी देखा सर, लेकिन वो कहीं भी नहीं। बच्चे की कोई तस्वीर? रोहन नाम है इसका। अच्छा, ये आप लोगों से किसी बात पे नाराज तो नहीं था, मतलब गुस्सा या कुछ और? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बहुत खुश था। पापा कंपाउंड में इतनी अच्छी साइकिल खड़ी है कि उसका प्लास्टिक भी नहीं निकला। पापा उसका कलर भी मेरा फेवरेट है। ये तो देखना पड़ेगा किसका है। चलो ना बाबा, आ रहा हूँ बेटा। चलो ना बाबा। अच्छा कहाँ से कि बताओ। चलो। अरे वाह, ये तो वाकई भी बहुत खूबसूरत साइकिल है। किसकी है? पता नहीं बाबा। मुझे भी तो नहीं पता, पता करना पड़ेगा किसको इतनी अच्छी साइकिल मिल गई। शायद मुझे पता है, इसकी चाबी शायद मेरे पास है। रोहन बेटा, मैंने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें नई साइकिल दिलाऊंगा। जब तुम क्लास में फर्स्ट आए थे उस वक्त नहीं दिला पाया, इसलिए ये तुम्हारी नई साइकिल। I love you बाबा। I love you too बेटा। लो, ए, रोहन की साइकिल, रोहन बैठा है साइकिल पे। और सुनो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बाबा? चल के देखते हैं। मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट, मेरा गिफ्ट। ये देखो। हैरी पॉटर है पापा। हाँ खोल के देखो। अरे खोलो फटाफट, चलो खोल चल हमें खुद खोल के। अरे हैरी पॉटर बाबा, ये तो मेरा फेवरेट है। मुझे पता था। थैंक यू पापा। अरे लव यू बेटा, लेकिन ये तो पिछले बर्थडे का गिफ्ट है। अभी तो न्यू ईयर भी आ गए, तो न्यू ईयर का भी गिफ्ट होना चाहिए ना। हाँ। वो है टीवी के पास। रोहन, मेरा चैंपियन बेटा। देखो पापा क्या लाए रोहन के लिए। अरे वाह, ये थैंक यू पापा। लव यू बेटा। अच्छा सुनो तुम दोनों, इन सब से बड़ा एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या है पापा, प्लीज बताओ। आज तो नहीं बताऊंगा, मैं कल सुबह बताऊंगा। नहीं, अब बाबा का सरप्राइज है, आई को कैसे अच्छा, पता? मैं तुम दोनों को कल सुबह ही बताऊंगा। कल सुबह तो मैं ट्यूशन चले जाऊंगा और अब ऑफिस चले जाओगे। जब तक तुम ट्यूशन से नहीं आओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और सरप्राइज मैं कल तुम्हें देकर ही रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 2 साल के पेंडिंग गिफ्ट्स आपने एक ही साथ दे दिए। क्या काम करते हैं आप? सर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। एक नौकरी ही है जिससे घर चलता है, ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर। ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर इतने सारे तोहफे कैसे दे दिए आपने? मेरी इतनी औकात कहाँ सर कि मैं कुछ गिफ्ट दे पाऊँ अपने बेटे को। आज तक एक बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया उसको। वो कोल्हापुर में मेरे एक काका रहते थे जो कुछ दिन पहले गुजर गए। उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। 20 लाख वो मेरे नाम छोड़ गए। रोहन को आज तक जो खुशियां मैं दे नहीं पाया वो इसी पैसों से भरपाई हो रही थी। बहुत खुश था रोहन, कहाँ चला गया। और कितने लोग हैं जो इन पैसों के बारे में जानते हैं? I mean, कोई ऐसा भी है जिसे आपको ये पैसे मिलना अच्छा ना लगा? हाँ सर, अमन के दूर का एक भाई है, वो हमारे घर आया था सर।
वो अपना हिस्सा मांग रहा था सर, झगड़ा कर रहा था अमन से, और उसने ये भी कहा कि अगर हमने उसको उसका हिस्सा नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन है ये भाई, कहाँ रहता है? वो कोल्हापुर में रहता है, चंदन साहब नाम है उसका, पर कुछ दिनों से यही नासिक में है, ऐश्वर्या लॉज में रुका हुआ है शायद। इस चंदन का नंबर है आपके पास? जी सर। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। सर उसका नंबर स्विच ऑफ है। आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा। पाटिल, टीम तैयार करो और साइबर सेल को अलर्ट करो। देखिए, हम आपके घर का फोन टैप करेंगे। अगर आपका बच्चा किडनैप हुआ है तो किडनैपर का फोन पैसे के लिए जरूर आएगा। प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैडम, चंदन सवे नाम का आदमी आपके होटल में रुका हुआ है, उसका रूम नंबर? सर वो तो 1 घंटा पहले ही चेकआउट कर गए। जाने के लिए उसने कोई टैक्सी या ऑटो मंगवाई होगी? हाँ सर, कैलाश उनके लिए टैक्सी लेकर आया था। कैलाश को बुलाइए। हेलो कैलाश, रिसेप्शन पे आना प्लीज। चंदन ने ये रूम बुक करने से पहले कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया होगा। ये लीजिए सर, ये है कैलाश। चंदन सवे ने कहां तक के लिए टैक्सी मंगवाई थी? साहब उन्होंने तो बस स्टैंड के लिए बोला था। तेरा नाम चंदन है? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ? चल पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या हुआ साहब? मैंने चल। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले आ रहे हैं? लेके चलो इसे। सर तेरा मोबाइल क्यों बंद है? फोन चार्ज करना भूल गया था साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। क्या बोला था तूने अमन को? पछताना पड़ेगा। हाँ? वो मेरे भी काका थे साहब। उनके आखिरी दिनों में सिर्फ मैं ही उनका हालचाल लेने जाता था साहब। कोई झांकने तक नहीं आता था साहब उधर। और ये अमन, इसने एक बार भी साहब फोन करके उनका हालचाल तक नहीं लिया। और मुझे बाद में पता चला कि काका का सारा पैसा अमन को मिल गया साहब। मुझे बहुत बुरा लगा था साहब। इतना कि तूने उनके बच्चे को किडनैप कर लिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया साहब। मैं तो बस अपनी बात रखने के लिए अमन के घर गया था साहब। सारा पैसा तुम नहीं रख सकते। जैसे तुम उनके रिश्तेदार थे ना, वैसे मैं भी उनका रिश्तेदार था। अमन, आधा पैसा मेरे को देना पड़ेगा। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो चंदन, तुम बेकार ही गुस्सा हो रहे हो। काका ने ये पैसे मुझे दिए हैं, इसका मतलब मेरा है। और काका ने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा ना। इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? चक्कर लगाता था उनका। और पैसा देने का बारी आया तो तुम्हारा पैसा, तुमको दिया पैसा। ध्यान रखा, चक्कर लगाते थे। अरे काका को भी पता था और सबको पता था कि तुम किस मकसद के लिए चक्कर लगाते थे। देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। सराफत से पैसा दे दो मेरे को, नहीं तो मेरे को पैसा लेना आता है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तुम ऐसे मेरा हक नहीं मार सकते। 2 दिन के लिए इधर होटल ऐश्वर्या में रुका हूँ। देखो 2 दिन का वक्त है, तुम सोच लो। हाँ, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। वो सब मैंने गुस्से में बोला था साहब। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ साहब, और रोहन मेरे बेटे के जैसा है साहब। देख, तेरी कुंडली हम निकाल ही लेंगे। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू सब सच सच बता दे। साहब आज सपन मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं आपको बता चुका हूँ साहब। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ साहब। तांबे, साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर इसके कॉल डिटेल्स के लिए बोल दिया है, कल तक आ जाएगा। और होटल में पूछताछ की है। किडनैपिंग के समय ये होटल में ही था। प्रीति और अमन के फोन टैप हो रहे हैं ना? हाँ सर, मोबाइल के साथ लैंडलाइन भी टैप कर रहे हैं। अपना एक साइबर सेल ऑफिसर उनके घर पे सेटअप कर रहा है। कहते हैं कि पैसा अच्छे अच्छों का ईमान हिलाकर रख देता है, फिर क्या अपना और क्या पराया। चंदन झूठ बोल रहा था या सच, ये तो जल्द ही पुलिस की तहकीकात से पता चल जाएगा। लेकिन रोहन के माता पिता पर जो बीत रही थी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वक्त ने अजीब सा मजाक किया था उनके साथ। पैसों के अभाव में जी रहे इस परिवार के पास जब धन आया तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उनका बेटा कहीं खो गया। इतना तो साफ हो गया था कि इस अपराध के पीछे अमन का भाई चंदन हो या फिर कोई और, लेकिन रोहन को गायब करने के पीछे लक्ष्य सिर्फ वो पैसे ही थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि फिरौती को लेकर अमन को अब तक कोई कॉल नहीं आया था, या फिर शायद आने वाला था।
देखिए, अगर आपके मोबाइल पर फोन आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर लैंडलाइन पर फोन आता है फिर आपको उसे कम से कम 30 सेकंड तक बातों में उलझाए रखना होगा, ताकि हमारा साइबर सेल उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। देखिए प्लीज। अननोन नंबर है। रिसीव कीजिए और लाउड स्पीकर पे डालिए। हेलो। हेलो मिस्टर अमन वागले। जी बोल रहा हूँ सर, मैं MNS टूर्स एंड ट्रेवल से बोल रहा हूँ। आपका होटल बुक हो गया है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट भी निकाल ली है। और एक बात सर, इफ़ यू वांट वी कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री बेड ऑल्सो, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज की। देखिए, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम इस वीकेंड में नहीं आ रहे, अगले वीकेंड में पक्का आएंगे हम। और हमें कोई एक्स्ट्रा बेड की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा हमारे साथ ही सोएगा। थैंक यू। प्रीति, रोहन को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। रोहन को वापस ले। कुछ नहीं होगा उसको। प्लीज कॉल रिसीव कीजिए और देखिए 30 सेकंड तक उसे बातों में उलझाए रखिएगा प्लीज। हेलो अमन। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बहुत माल आ गया है ना तेरे पास, चल भाई थोड़ा ढीला कर। रोहन तेरे को वापस चाहिए ना? कौन बोल रहे हैं? क्या चाहिए तुम्हें? और रोहन तुम्हारे पास कैसे? कौन बोल रहे हैं? बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। ज्यादा नहीं, रोहन को घर छोड़ने का सिर्फ 15 लाख लगेगा, वो भी कैश। कल फोन करके टाइम और लोकेशन बता देता हूँ। और सुन, अगर रोहन चाहिए तो पुलिस को दूर रखना, और डेड बॉडी चाहिए तो अभी जा सकता है। हमें कैसे मालूम कि रोहन तुम्हारे पास है? उसका टेंशन मत ले, तेरे लिए गिफ्ट भेजता हूँ ना। हेलो सर, लोकेशन तो पास का ही है, पंचवटी रोड, PCO का नंबर है। सर, ये बहुत बड़ी लीड मिली है, आधे घंटे पहले ही फोन आया है। अब तक तो वो किडनैपर निकल गया होगा, पर PCO वाले से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए। हाँ बोलिए। देखिए, हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछिए। 1 घंटा पहले किसी ने यहाँ से फोन किया था, आप उसे जानते हैं? नहीं साहब, वो 1 घंटा बहुत टाइम होता है, उसमें तो बहुत से लोग आके चले गए, और फिर मैं कैसे किसी को पहचान सकता हूँ? मुझे मेरा रोहन वापस चाहिए, प्लीज उसे वापस ले। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उनको पैसे चाहिए ना, तो तुम सारे पैसे दे दो। अरे जब पैसे नहीं थे हमारे पास तब भी तो खुश थे ना हम। प्रीति, बात पैसे की नहीं है। अरे मैं सारे पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यकीन कैसे करोगी उन पे? अगर उन्होंने पैसे लेकर भी रोहन को वापस नहीं किया तो? देखो, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वो हमारे रोहन को। प्रीति, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन आ जाएगा, तुम हिम्मत रखो बस। क्या है? कौन है यहाँ? तो कोई भी नहीं। क्या है? किसका है ये? रोहन का। रोहन की टी-शर्ट है जो उसने कल पहनी थी। ये आगे जाया। बेटा रोहन। रोहन। बेटा। रोहन। बेटा रोहन। रोहन बेटा। ये कौन? एक काम करो, सुनो, तुम गेट की तरफ देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। ठीक है। रोहन।
खौफ और डर का व्यापार करने वाले आमतौर पर खुद बहुत डरे हुए होते हैं। ऐसे में वो क्या कर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहन का किडनैपर पैसों को हासिल करने के लिए डेस्परेट हो रहा था और इस बात का अंदाजा उसके आखिरी एक्शन से लगाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह था कि अपराधी हाउसिंग सोसाइटी में आया, पैकेट छोड़ा, ना किसी ने उसे आते हुए देखा और ना ही किसी ने जाते हुए। पुलिस का मानना था कि हो ना हो अपराधी सोसाइटी के अंदर से ही आया था। फिर तो खोज कहीं और नहीं बल्कि अंदर ही होनी चाहिए थी। कमाल की बात है सर, इस बिल्डिंग में कोई आता है, एक पैकेट छोड़कर जाता है और 20 सेकंड में गायब भी, और उसे किसी ने देखा भी नहीं। वो हमारे आसपास है, या तो वो इस बिल्डिंग में रहता है या फिर इस बिल्डिंग में काम करता है, जिसे सबने देखा है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पा रहा। वॉचमैन। कौन था वो? क्या नाम था उसका जो ये पैकेट छोड़ कर गया? पता नहीं साहब, हमने यहाँ पर किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। जीता जागता आदमी आता है, पैकेट छोड़ता और निकल जाता है, और तूने इसे देखा नहीं? सच बता रहे साहब, हमने नहीं देखा किसी को भी आते। और ये पैकेट कहाँ से आ गया हमको नहीं मालूम है। ये ऐसे नहीं मानेगा, डालो इसको अंदर। चल साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए साहब। नौकरानी का क्या नाम है? सर मीनाक्षी। उसे भी लेकर आओ। ओके सर। तेरा कहना है तू गेट से हटा नहीं, ना ही कोई बिल्डिंग में आया और ना ही कोई गया, तूने कुछ नहीं देखा। तो वो आदमी कहाँ गया जिसने ये टी शर्ट अमन के घर के बाहर रखी? हाँ, गायब हो गया, हवा के साथ उड़ गया। बोल कहाँ गया? साहब हमको नहीं मालूम वो आदमी कहाँ गया, हम कसम खा के कहते हैं साहब। हमारे बिल्डिंग से बच्चा गायब हुआ है, पता है? हाँ सुना तो है, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं। हाँ, एक रात पहले मैंने उसे देखा था, फिर दूसरे दिन सुबह प्रीति उसे ढूंढ रही थी, फिर पता चला कि अचानक गायब हो गया। वो लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है संजय। क्या काम करता है? अभी पढ़ाई खत्म की है, नौकरी की तलाश कर रहा है। आप रोहन को कब से ट्यूशन पढ़ा रही है? लगभग 1 साल से। और कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं? 4-5 बच्चे हैं और सभी इसी बिल्डिंग के हैं। ट्यूशन पढ़ाने की कोई खास वजह? आप तो जानते हैं कि एक की कमाई से कुछ नहीं हो पाता। मतलब पैसों की प्रॉब्लम रहती है। तुझे पता था कि उनके घर में पैसा है? मुझे कुछ नहीं मालूम था साहब। जोर से बोल, एक पढ़ेगी ना, बरोबर बोलेगी, बोल जोर से। हाँ, मुझे मालूम था कि उनके घर में पैसे रखे हुए हैं। अब ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि उनके घर में पैसा है? वो उस दिन किचन में दीदी, मेरे को थोड़ा एडवांस मिलेगा क्या? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपया। मेरा बच्चे को कल स्कूल से घर वापस भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? फीस लाने के लिए। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। तिकडे था मीनाक्षी, देती है मैं। ये रख। दीदी मेरे को तो 1000 चाहिए, 2000। अरे तू रख ना, तेरे को बच्चे के स्कूल का फीस देने का है ना, डॉक्टर के पास भी जाना है और फिर दवा भी तो लेना है। आजकल दवाई कितना महंगा आता है मालूम है तेरे को। अब अगले महीने में एडजस्ट करेंगे, ठीक है? अब अपनी किडनैपिंग का प्लान बता, किसके साथ बना है किडनैपिंग का प्लान? बोल, रोहन को कहाँ रखा है? आप ये क्या बोल रहे हो साहब? मैं रोहन पापा को अपने बच्चे के जैसा प्यार करती हूँ, मैं उसको कैसे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलती हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। हेलो सुन, पैसा कल सुबह 11 बजे कमला मिल कंपाउंड के पास जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना, वहां छोड़ देना और ज्यादा शाना मत बनना। पुलिस के पास गया ना तो इस बार बच्चे की टी शर्ट नहीं, उसका सर भेजूंगा, समझा क्या? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। मैं पैसे लाऊंगा कल, मैं कमला मिल जाऊंगा, पैसे लाऊंगा। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो सर, बच्चे को मारने की धमकी दे रहा सर, कुछ कीजिए सर। यू डोंट वरी। पता लगा? यस सर, इस नंबर से फोन आया था। इस नंबर की कुंडली निकालो पाटिल। सर देखिए मिस्टर अमन, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो बच नहीं पाएगा। हम हर हाल में उसे पकड़ लेंगे। पैसे का बैग तैयार कीजिए प्लीज। नहीं,
हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। जाइए आप हमारे घर से। अमन, अमन बोलो इनको कि जाए हमारे घर से। प्रीति समझो। अमन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उन लोगों ने मना किया था पुलिस को बताने के लिए। वो मार देंगे हमारे रोहन को। देखिए आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। हम सिविल ड्रेस में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। उन्हें पता नहीं लगेगा कि हम पुलिस वाले हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, उनको पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे। आप जाइए हमारे घर से बस। सर कुछ कीजिए सर। जैसे मैं। हाँ काबले बोल। ठीक। क्या हुआ सर? आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? चलिए। इस बैग को पहचानती हैं आप? आज सुबह शहर के बाहर गांव के कुछ लोगों को तालाब के किनारे एक सूटकेस मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें बच्चे की डेड बॉडी थी। बैग उसके साथ था। ऐसा एंग्री बर्ड्स वाला बैग तो मेरे रोहन के पास भी था, लेकिन सर ये मेरे रोहन का नहीं है। अरे ऐसा बैग बहुत कॉमन है, सब बच्चों के पास होता है। नहीं, अरे नहीं अमन, ये बॉटल भी बहुत कॉमन है सर। मेरे रोहन को कुछ नहीं हुआ सर। मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया था। मेरा बेटा अमन। अमन और प्रीति की दुनिया एकाएक अंधेरे में खो गई। उनके जीवन का चिराग बुझ गया। सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी ने उनके आशियाने को तहस नहस कर दिया। प्रीति और अमन के केस में अचरज की बात तो यह थी कि अपराधी ने बिना पैसे लिए ही रोहन को मार दिया। लेकिन क्या वो अब भी बच पाएंगे? देखिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए किडनैपर्स को इस बारे में नहीं पता कि पुलिस को रोहन की बॉडी मिल गई है। वो पैसे लेने के लिए जरूर आएंगे और ये एक अच्छा मौका है उन्हें पकड़ने का। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या फायदा है सर? इससे क्या हमारा रोहन फंसा जाएगा? हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई सर। रोहन वापस नहीं आएगा। मेरा रोहन वापस नहीं आ सकता तो क्या? कम से कम उन गुनहगारों को तो सजा मिलेगी जिसने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डाला, वो भी चंद पैसों के लिए। नहीं, जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। हम आपको जाना होगा, जो हमारे रोहन के साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तुम जाओ अमन, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए। हमारे रोहन के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना। पाटिल, बी अलर्ट। यस सर।
मुझे नहीं लगता कि अब वो किडनैपर आएगा। लेट्स मूव। ओके सर। सर लगता है कुछ गड़बड़ है। सामने बैग उठाओ। पाटिल, उसे पता कैसे चला कि हम लोग वहां पर हैं? वरना मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा उसके बैग वहां से ना उठाने का। सर जिस मोबाइल से फिरौती के रकम के लिए फोन आया था वो प्रीपेड कार्ड था और उस कॉल के बाद से वो नंबर ऑफ है। सर रिकॉर्ड से पता चला है कि इसी नंबर से धुले जिला के अंबेडकर नगर में किसी से 3 बार बात हुई है और जिस व्यक्ति से बात हुई है सर उसका नाम महेश नाइक है और ये है उसका डिटेल्स। हमें भी धूले के लिए निकलना होगा। कौन था ये महेश नायक और कहां था ये महेश नायक? पुलिस के सामने इस वक्त एक सस्पेक्ट था, एक आरोपी था। इस बात के प्रमाण थे कि फिरौती का कॉल उसी के मोबाइल से आया था, लेकिन अब भी इन तथ्यों की कड़ियां जुड़ नहीं रही थी। पुलिस की पिछली तहकीकात का एक पहलू अब भी अनसुलझा रह गया था। प्रीति और अमन के घर के सामने वो पैकेट कोई सोसाइटी के अंदर से ही छोड़कर गया था। तो क्या ये महेश नाम का सस्पेक्ट उस वक्त सोसाइटी में ही मौजूद था? अपराधी और कानून के बीच में अब शायद कुछ ही लम्हों और कुछ ही कदमों का फासला रह गया था। आइए सर, आइए, थोड़ा आगे आइए सर, यही है वो घर। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर उस औरत से पूछते हैं। सुनिए जरा। बोला साहब। ये सामने वाले घर में ताला बंद है, क्या आप बता सकते हैं ये लोग कहाँ गए हैं? नहीं साहब, माहित नहीं। आपको कुछ आइडिया है कि इस घर में कौन रहता है, क्या करता है, क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, पर हाँ ये आदमी अजीब सा है, अकेला रहता है, कोई फैमिली भी कभी देखी नहीं उसकी। पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ पता नहीं चलता। इससे पहले कब देखा था? ये सोमवार से तो वो आया ही नहीं है। पाटिल, हम लोग सही ट्रैक पर हैं। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं। जी सर। चलिए। तांबे। यस सर। तोड़। ये आदमी तो पाटिल, इस आदमी को मैंने उसी बिल्डिंग में देखा है। इस तस्वीर को सब लोग ध्यान से देख लो। ये वही आदमी है। बिल्डिंग में जाकर बिल्डिंग के हर फ्लैट, हर आदमी से पूछताछ करो। ये आदमी हमें वही मिलेगा। किसे देख, नहीं रहता है क्या ये? ध्यान से देख, कभी तो देखा होगा तूने ऐसे। अरे नहीं साहब, इनको तो हम कभी नहीं देखे और ना ही इस बिल्डिंग में रहते हैं ये। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर कोई नहीं है। इस आदमी को पहले आपने कभी देखा है? इसे जानती हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे। मैं नहीं जानती हूँ। Are you sure? हाँ, नहीं देखा इसे कभी। देखिए, हम इस आदमी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट चेक कर रहे हैं। नहीं। सर इनके अलावा इस घर में कोई नहीं है। पकड़ो इसे। अरे सर पढ़ने क्या लगा? चल इधर। सर मेरी सर मेरी बात तो। तू उसे देखा नहीं कभी, जानती नहीं। इसे भी लेके चलो। चलो। सर एक एक पैसे के लिए मुशक्कत करनी पड़ी। संजय बहुत छोटा था जब इसका बाप हमें छोड़कर चला गया। मैंने अकेली ने इसे पढ़ाया लिखाया
पाल पोस के बड़ा किया। सोचा कि ये कुछ बन जाएगा तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, पर नहीं, संजय भी अपने बाप की तरह निकम्मा निकला। हर वक्त घर में सोते रहना, कोई काम ना करना। मैं सोचती थी कि कब ये कुछ बनेगा, कब कुछ करेगा, कब मेरे दिन संवरेंगे। फिर हमें ये पता चला 4 महीने हो गए, अभी तक पगार नहीं मिली। कहा ना तुझे, तेरा अगला पिछले महीने का ना सब हिसाब चुकता कर दूंगी। बस नहीं दिया ना तो मैं भी बोल देती हूँ, मैं आपका काम छोड़ दूंगी। एक आप हो और एक वो प्रीति दीदी, हर महीने के पहली तारीख में मेरे हाथ में पगार रखती है। मैंने उनको एक बार 1000 रुपया मांगा तो उन्होंने मुझे 2000 दिया, वो भी एडवांस। ये रख। दीदी मेरे को तो 1000 चाहिए। 2000? अरे तू रख ना, उनके पास बहुत पैसा होगा, हमारे पास नहीं है। जितना ज्यादा पैसा है ना उनके पास, उतना बड़ा दिल भी है उनका। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? उनके कोई काका 20 लाख रुपए छोड़ गए हैं। इतने सालों तक मैंने ध्यान रखा उनका, समझा? देखो अमन, साफ साफ बात है, 20 लाख में से आधा हिस्सा मेरा पास। बता दो ये सब मैंने किया। मैंने मारा रोहन को। मुझे पता था रोहन 9 बजे ट्यूशन में जाता है, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था पहले से। और जैसे वो आया मैंने उसे। हे रोहन, इधर आ, तेरे को कुछ दिखाना है। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना, मुझे देर हो रही है। पापा ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। वही तो तुझे दिखाना है, तेरे पापा भी यहीं पे। चल आजा आजा, जल्दी आजा। हमें मजबूरन उसे मारना पड़ा, क्योंकि वो हमें पहचान रहा था और कोई चारा नहीं था हमारे पास। क्यों मारा बच्चे को? मैंने मारा सर। क्या मारा बच्चे को? संजय का फोन आया था मेरे को साहब। संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय बोल रहे, क्या हुआ? एक बच्चे की बॉडी को ठिकाने लगाना है। अरे हारेपन, तुम लोग उधर क्या लफड़ा किए जो मतलब? और वो सब कुछ छोड़ यार, तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? अरे करने का रे, तो जल्दी यहाँ पे आ। वो संजय मेरे को इस काम का 5 लाख रुपया देने वाला था। मेरे को भी पैसों का जरूरत था साहब। उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश थी साहब, तो मैं उसको ताला वाली जगह पर लेकर गया था। तुझे तो पता लग ही गया होगा कि बिल्डिंग में पुलिस आती जाती है, तो फिर तूने अमन को फोन करके ये क्यों कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना? ताकि आपको शक ना हो कि हम इसी बिल्डिंग से बोल रहे हैं। तो फिर पैसा उठाने के लिए क्यों नहीं आया? संजय इधर आ। वो देख, मतलब बॉडी मिल गई इनको, अब सब खत्म हो गया। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, सब भूल जा। पैसा तो दूर की बात है, अब फांसी के फंदे के बारे में सोच जिसमें तू लटकने वाला है। रोहन की हत्या भारती और संजय ने उसकी ट्यूशन खत्म होने के 15 मिनट बाद ही कर दी थी। उसकी बॉडी को बैग में डाला, टैक्सी में लेकर गए और तालाब में फेंक दिया। आई अगर चलना लवकर। थाम रे, येते आ जाएगा वो। हाँ घबरा मत, वो आ जाएगा। देखा था, मैं वही खड़ी थी, मेरे सामने वो बैग को खाई में डाल के लेके, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। अब देखना चाहिए था। किसी की जलन और विकृत मानसिकता ने प्रीति और अमन का संसार उजाड़ दिया। किस्मत ने अमन को अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी करने का मौका दिया था,
लेकिन किसी के लालच ने उससे वो मौका भी छीन लिया। महेश भारती और संजय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 361 के तहत अपहरण के लिए और धारा 120B के तहत सबूत मिटाने के लिए मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। अरे तू नमस्कार आई। काम पे नहीं गया? हाँ जाना है ना, बाद में जाना है। आ जा। आई हाँ अभी ना बहुत हो गया तेरे घुटने का। हाँ इस महीने ऑपरेशन करा डालो। हाँ रे करा लूंगी। हाँ और नहीं तो क्या। ये रिमोट किधर रखा है? देख वहीं कहीं होगा। मिला? हाँ मिला। ये आई मस्त कड़क चाय पीने का मन हो रहा है। तो बना ना 2 कप इलायची डाल के। वो बनाता हूँ, बैठो। बिना चीनी वाली है? आई हाँ स्वीटी स्कूल नहीं गई क्या? अरे नहीं, उसका बुखार नहीं उतरा अब तक। क्या हुआ? मैं ऐसा पानी पी रहा था और पूरा पानी मेरे ऊपर आई। अभी हंसो मत, मेरे को ठंड लग रही है कुछ पहनने के लिए। तो जा ना बेडरूम में जा और अलमारी में दिनेश के कुछ कपड़े हैं, पहन ले। सोनू मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो पापा की टी शर्ट है ना? स्वीटी बेटा तुम सो जाओ। उठी क्यों? हाँ ओहो अभी बुखार है। सुनो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रहा हूँ अभी, ठीक है? गुड गर्ल, सो जाओ। ये ठीक है ये? अरे तुझे तो एकदम ठीक हो गया। आपका बैंक वाला काम हुआ? अरे कहाँ, वो चल ही रहा है बस। कहते हैं अभी आधार कार्ड का फोटो ठीक नहीं है। जाने क्या क्या, ये सरकारी काम कोई आसान होते हैं? पीछे लगो तब जाके कहीं होता है। जाने दो, क्या बिगड़ता है, आधार कार्ड नहीं है। अरे दादा प्रीमियम भरा की नहीं रे। हेलो हेलो। हाँ अरे पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बाद में हमको मत बोलना कि हम नहीं बोला। अब जल्दी जाके प्रीमियम भर दो। शहरों में जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, और अगर अपराधी कोई करीबी इंसान हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है।
लक्ष्मी वागले सोनू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। बड़ी आसानी से उन्होंने सोनू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वो सोनू को घर की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। सर, हाँ, पता किया फोन किसने किया था? सर वो एक मिस्टर चैटर्जी हैं, उन्होंने फोन किया था। पाटिल, बाकी लोग का स्टेटमेंट लो। चलो उस चैटर्जी को मिलते हैं। ये रहे मिस्टर चैटर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने फोन किया था? है सर। सर वो बच्ची स्वीटी लक्ष्मी की पोती थी और उसकी माँ श्वेता 7 महीने पहले ऑफ हो गई। तब से वो अपनी नानी के ही साथ रहती थी। नहीं सर, स्वीटी के बाप दिनेश वो तो अलग रहता था। लक्ष्मी और दिनेश में पट्टी नहीं थी और सास और दामाद में तो आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। सर 3-4 महीने पहले दिनेश 3 नंबर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद लड़ाई थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ये रोज का ही था सर। अभी फिलहाल में किसी नए आदमी को इनके यहाँ आते जाते देखा है? ना सर। एक मिनट सर। सर हम दोपहर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो अचानक एक औरत भागती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ चली गई। अब ये औरत कौन थी हमको मालूम नहीं था। सावंत, एक चीज नोटिस की तुमने? छत इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर, और छत के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आराम से आ जा सकते हैं। छत का चप्पा चप्पा स्कैन करो, हो सकता है खून के छींटे, जूतों के निशान या फिर कोई और सुराग मिल जाए। जी सर। चल। चैटर्जी साहब, ये छत हमेशा खुली रहती है क्या? हाँ सर। तुम कौन हो? मैं सर सोनू, ये 2 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ। 2 नंबर तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर फैमिली जैसी थी मेरी ये। लक्ष्मी आई को आई बुलाता था सर मैं। स्वीटी मामा बोलती थी सर मेरे को। मैंने मना किया था आई को कि दिनेश को घर से बाहर मत निकालो। किस बात पे लड़ाई होती थी दोनों की? किस बात पे क्या सर? दिनेश का चक्कर चल रहा था सर सलोनी के साथ। सलोनी कौन है? मेरे को लगा आपको मालूम होगा सर। सलोनी बार डांसर है सर, यही बाइकोला में रहती है। दिनेश शादी करना चाहता था इसके साथ, लेकिन आई सख्त खिलाफ थी कि शादी नहीं होगी। आखिरी बार कब देखा था उसे? यही 1-2 दिन पहले सर। आज नहीं तो कल तो मरेगी ना। ये प्रॉपर्टी पैसा किसका? मेरा। उसमें से 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी आईसीयू में थी और तू इसके साथ। कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। अरे 1 लाख क्या 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे इस नचनिया पे लुटाने के लिए। और देखते रहना, सारा पैसा मैं स्वीटी के नाम कर जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। अब देख मैं तेरे से कैसे पैसा निकलवाता हूँ। चल सलोनी। पता नहीं सर दिनेश को क्या मिला, सब लोगों को मारकर। सावंत, उस दिनेश और सलोनी को उठा लो, देखते हैं क्या निकलता है। उनके सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज से चोट की गई थी। इतनी बुरी तरह की खोपड़ी फट गई। उसके बाद पेट में 7 बार चाकू से वार किया। फिर उस मासूम बच्ची का गला काटकर उसे भी मार दिया। अपराधी ना ताला तोड़ के घुसा, ना ही कोई हाथापाई का निशान है। मतलब कि जो भी लक्ष्मी जी के घर में घुसा वो उनके जान पहचान का ही था। तुम्हारे पास तो उनको मारने का पक्का मोटिव भी था। जितनी नफरत तुम अपनी सास। क्या कह रहे हैं सर? सास को छोड़िए, मैं अपनी बेटी को मार दूं? क्यों? दिनेश की सास और उसकी बेटी, उन दोनों को रहते हुए तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे और तुम दोनों को लक्ष्मी की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। इसलिए दिनेश ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, दिनेश वैसा आदमी नहीं है सर। वो तो स्वीटी से बहुत प्यार करता था। इतने साल के सर्विस में मैं एक बात सीख गया हूं कि लड़की और लालच, इन दोनों के चक्कर में इंसान वो काम कर जाता है जिसे करने से पहले शैतान भी 2 बार सोचे। तो फिर क्या तुमने मारा स्वीटी को? नहीं नहीं सर, मैं कैसे मार सकती हूँ स्वीटी को? वो तो मेरी बेटी जैसी थी सर, और स्वीटी भी मुझे बहुत लाइक करती थी।
आई शपथ सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस दिन तुम काम पे नहीं गए थे तो कहाँ थे तुम? उस दिन मैं सलोनी के साथ उसके घर पे था सर। अच्छा, तुम तो इधर थी ना, लक्ष्मी जी के घर पे। उनके पड़ोसी ने तुम्हें छत पे जाते हुए देखा था जब तुम मर्डर करके वहां से भाग रही थी। नहीं सर, झूठ है ये। मैं तो अपने घर पे थी उस टाइम। आप चेक कर सकते हैं सर। इस बार ऐसे चाल खेली है ना मैंने, देखना पुलिस झक मार के इन दोनों के पीछे ही जाएगी। ये क्या बाबा आदम के जमाने का डिजाइन है, मुझे नहीं पसंद। हाँ तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पसंद कैसे आएगा? मतलब फिर किसके लिए ये? मोहम्मद अली रोड पर एक दुकान है, तुम ये सारा सामान वहां पर लेके जाना और बेच आना। ये सब? हाँ, ये सब अपन बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? समझदार तो तुम हो। समझदार बहुत हूँ मैं, अजीब चीजें करता हूँ। हटो, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? ये लो शर्ट पहनो। जल्दबाजी में गलती कर दी ना दिनेश राव। देखो तुम्हारी टी शर्ट मिल गई उस बिल्डिंग के पीछे कचरा पट्टी से, और स्वीटी और लक्ष्मी जी के खून के निशान भी है इस पे, क्या नहीं? टी शर्ट मेरा ही है सर ये, और जब से घर शिफ्ट किया 5 महीने पहले तो टी शर्ट वहीं पे रखा था आई की अलमारी में। देखो ये कहानी किसी और को सुनाना, समझा? वरना हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, पिछले 5 महीने से टी शर्ट मैंने नहीं पहना, आई शपथ। कॉल रिकॉर्ड की सबसे वारदात के वक्त सलोनी का फोन बाइकला में था, और उसी वक्त इस मोबाइल से फोन भी किए गए थे सर। इसका मतलब सर, चैटर्जी ने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो सलोनी नहीं थी। उनका एलिबाई क्रॉस चेक करो, पता करो क्या ये लोग वाकई में उस वक्त भाईकाला में थे या फिर ये पुलिस को भटकाने की चाल है। सर, टी शर्ट पर डेट 5 महीने पहले की है। बिल्डिंग के बाजू वाले धोबी से पूछा तो उसने बताया कि उसी का लिखा हुआ है। दिनेश ने भी कहा कि पिछले 5 महीनों से उसने यह टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि लक्ष्मी जी की अलमारी में थी। सर, दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सावंत कि पिछले 5 महीनों में दिनेश कभी भी लक्ष्मी के यहाँ जाके अपनी टी शर्ट ले गया हो, या फिर उसने खुद ने यह खून नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए हैं। तो अब सर और रगड़ना है उनको? नहीं, वो दिनेश और सलोनी को छोड़ दो। अभी तक हमारे हाथ ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जिसके बिना पर हम उन्हें यहाँ रोक सके, लेकिन जल्दी ये लगने वाले हैं। मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस झक मरा के भी उनके पीछे जाएगी। बड़े डींगे मार रहे थे ना, छोड़ क्या दोनों। अब दूसरा इंतजाम करेंगे। सोनू का दिमाग देखा नहीं है। पता नहीं क्या दिखाओगे तुम। मेरी तो डर के मारे जान ही सूखी जा रही है। एकदम कसम से कह रही हूँ मैं, बहुत डर लग रहा मुझे। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो तुम। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी, और दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी। कोई गलती नहीं किया मैंने, और मैंने जो भी किया है ना, हम दोनों के लिए किया। अगर अपन फंसे डूबे तो एक साथ डूबेंगे। सोनू एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका था। कानून से आंख में चोली खेल रहा था। शक के दायरे में और भी लोग थे, लेकिन उनका भी मोटिव साबित नहीं हुआ था। इसलिए सूझबूझ दिखाते हुए पहले पुलिस ने इस केस के दूसरे पहलुओं की जांच की और फिर उल्टी तरह से सोचना शुरू किया। अब वो चोरी किए गए माल को ट्रैक करते हुए मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनके लिए नशा सा बन जाता है, पर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये भूल जाता है कि जुर्म की जिंदगी छोटी होती है और उसका अंजाम दर्दनाक। अब देखना यह था कि घबराहट में सोनू क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, या फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए कोई दूसरी तरकीब निकाल लेगा। सावंत सर,
हमें पता करना है लक्ष्मी की प्रॉपर्टी असल में थी कितने की। देखो कोई बैंक डॉक्यूमेंट या फिर पासबुक मिला तो। जी सर। चल तुम इकडे बघा। हाँ सावन। कुछ नहीं मिला सर। अरे सर आप लोग यहाँ पर, कुछ पता चला आप लोगों को कि किसने किया? हाँ चल जाएगा पता। यार तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ तुम तो लक्ष्मी जी के काफी करीब थे ना, फिर तो तुम्हें पता होगा उनका अकाउंट कौन से बैंक में था। सर मैं करीब ज़रूर था, लेकिन ये बैंक अकाउंट की बातें ये सब ये घर वालों को ज़्यादा पता होती हैं। अब था तो मैं पड़ोसी। दिनेश को ज़रूर पता होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो। दिनेश होता है यहाँ पर तो आपको पता चल जाता, लेकिन है नहीं वो यहाँ पर। अच्छा कहाँ गया वो, कुछ पता है? सर मालूम नहीं है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब दिनेश है मेरे बड़े भाई जैसा, लेकिन तो पैसे लोगे मुंह खोलने के? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि दिनेश जिस हिसाब से रात को यहाँ से चोरी चुप के निकला था, काफी डाउटफुल लग रहा था वो। आप कौन है? ये मेरी भाभी है। नमस्ते। नमस्कार। यार सोनू काफी महंगा शौक है तुम्हारे यहाँ। हाँ सर वो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का शौक है। तो वो काम क्या करते हो तुम? काम तो सर मैं सेल्समैन हूँ। मैं पावर ऑप्टिमाइजर बेचता हूँ घर घर जाकर। ये मेरे भैया हैं। हाँ जी। हाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्समैन की सैलरी में कैसे इतना सब कुछ। भैया अमेरिका में रहते हैं। हाँ वहाँ से हर महीने पैसे भेजते हैं, तो सब कुछ सब नहीं। चाय अरे भाभी दो कप। नहीं सुनो, चाय कॉफी फिर कभी। बस इतना बताओ, तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का अकाउंट कौन से बैंक में था? नहीं सर सच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप बताइए ना क्या बात है। सर एक आइडिया है। बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चेक जनरली सेक्रेटरी के पास जाता है, शायद उन्हें पता हो। हाँ चैटर्जी अंकल को पता होगा, वो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए। चल। नमस्कार सर, लक्ष्मी जी का एसबीआई में अकाउंट था। का पेमेंट वगैरह सब क्लियर है? हाँ सर, लक्ष्मी जी का मेंटेनेंस का पेमेंट हर महीने के 5 तारीख को आ जाया करता था। ये फोटो कब की है? 4 साल पहले का है सर, गणेश उत्सव का। क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। देख रहे हो सावंत, कितने सारे गहने पहने हैं। हाँ सर, जितना हमें इनके घर से बरामद हुआ उससे कम 5 गुना ज्यादा। इस फोटो को हम रख रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा बैंक मैनेजर से बात करो और पूरा डिटेल निकालो। धन्यवाद। और हाँ, इस फोटो को एनलार्ज करो आप। जितने भी गहने लक्ष्मी जी ने पहने हैं उनके डिजाइन का प्रिंट आउट निकालो और सारे सुनार और ज्वेलरी शॉप वालों को दिखाओ जो हमारे लिस्ट में है। सावंत, एक बात शुरू से खटक रही है मुझे। ये दिनेश हमेशा अपने सास से झगड़ता था पैसे को लेकर, और सोनू ने भी बताया कि दिनेश और सलोनी लक्ष्मी से लड़ाई करते थे गहने और पैसों को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है दिनेश, मतलब सास तो फिर भी एक बार ठीक है, अपनी खुद की बेटी का खून करेगा?
आंटी केबल कंपनी से आया। अच्छा आजा। सलोनी मैडम है क्या? नहीं रे, वो तो बाहर गई है। क्या काम था? वो मेरे को फोन किया मैडम ने, कह रही थी कि केबल का प्रॉब्लम है, कुछ चैनल नहीं चल रहा। तो चेक कर लेना, मेरा मराठी चैनल भी क्लियर नहीं दिखता है। मैं अभी बराबर चेक करता हूँ। हाँ मौसी पानी मिलेगा क्या? हाँ देती हूँ। ये क्या प्रॉब्लम था बेटा? वो पीछे का प्लग ढीला हो गया था। अच्छा। अभी मराठी चैनल पे चलेगा। अच्छा। अभी आप फोन करना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ। नमस्कार। सुनो हाँ प्लीज ऐसे कहीं चलते हैं ना। तुमने कहा ना कि पुलिस को उस गहनों का डिजाइन मिल गया है। पुलिस को तुम पे शक हो गया तो? किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम देख लेना, पुलिस मुझे टच तक नहीं कर पाएगी। हाँ ये मुंबई में नहीं रह सकते कहने, ना इन्हें यहाँ पर बेच सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो सुनो सुनो, जब तक मामला ठंडा होता है तब तक प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। 2.5 लाख का कर्जा है मेरे सर के ऊपर, कौन चुकाएगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैंने बात कर ली है। मैं कानपुर जाऊंगा, ये सब गहने लेकर मैं कानपुर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा और आ जाऊंगा वापस, बस। और तब तक पुलिस गेट पे आ गई तो क्या बोलूंगी मैं पुलिस को? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसी के पीछे पागल हूं मैं। अच्छा तुम देखना, पागल होगी पुलिस। सर सर मुझे 1 हफ्ते के लिए कानपुर जाना था। वो क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई पक्की कर दी है सर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा कानपुर का एड्रेस है और ये कानपुर का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर। तो आपको जैसे भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना सर। बस इतना ही है कि स्वीटी और आई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अपना तो रिकॉर्ड है, ना ही किसी मुजरिम को कभी छोड़ा है और न ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई है। और जिसने ही तेरी आई और स्वीटी को मारा है ना, वो नहीं बचेगा। हाँ सर, थैंक यू। हाँ आमिर भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सब सेट हो चुका है। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ खुदा हाफिज़। क्योंकि सोनू हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे जाने से रोक पाते। सोनू जानता था कि किसी भी मुजरिम के जुर्म का पहला सबूत उसका डर होता है, इसलिए उसने डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी जानकारी दे दी ताकि उस पर किसी भी तरह का शक न जाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वा सकता था। सोनू अपनी आगे की प्लानिंग में लग गया। पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। यह एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें हत्या और चोरी दोनों हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। सर, मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले लक्ष्मी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। टोटल 8 लाख कैश और 50 तोले सोना, सब कुछ निकाल लिया। ये उसका पर्सनल अकाउंट है? सर ये उनकी बेटी श्वेता का अकाउंट है, जिसका नॉमिनी श्वेता का हस्बैंड दिनेश था। फिर कुछ 7 महीने पहले श्वेता ने दिनेश को हटा के अपनी मां लक्ष्मी को नॉमिनी बना दिया। श्वेता की डेथ के बाद से लक्ष्मी इस अकाउंट को हैंडल करती है। मुझे लगता है सावंत, श्वेता को दिनेश और सलोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। जी सर, श्वेता बीमार थी और उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद स्वीटी का क्या होगा, इसलिए उसने दिनेश को हटा के अपनी मां को नॉमिनी बना दिया। और इस बात पे दिनेश लक्ष्मी से भिड़ गया और उसने उसे धमकी दी, तो लक्ष्मी डर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपना बैंक ही बदल देगी। और इस बात की भनक दिनेश को भी लग गई। तो सारी थियरीज दिनेश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। सिर्फ एक पक्के सबूत की ज़रूरत है, कत्ल का वो हथियार या फिर चोरी का माल। दिनेश को उठाते हैं फिर से।
सर आप लोग क्या अरे हुआ वाह, सर? चलो अच्छा है तुम यहाँ आओ। घर की तलाशी लेनी है। क्यों सर, अब क्या हुआ? और सर बट हुआ क्या है? सर कैश और ज्वेलरी। मुझे नहीं पता कहाँ से आया। आई शपथ सब। बाकी का पैसा ज्वेलरी कहाँ है दिनेश? सर मुझे नहीं पता सर। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। ले चलो इन दोनों को। चल सर नहीं सर, चल एक मिनट सुन सर। चल। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। और सारे सबूत और गवाह तुम दोनों के खिलाफ हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताओ कौन तुम्हें फंसा सकता है? पता नहीं सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सर। अच्छा तुम्हें पता था तुम्हारी सास अपना बैंक बदलने वाली थी? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। आई को मुझ पे एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था। जरूरत पड़ने पे कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन बाहर वालों की हमेशा वो हेल्प करती थी। बाहर वाले? हाँ सर, सोनू, वो 2 नंबर की बिल्डिंग वाला। आई ने खुद उसको 5-6 बार पैसे उधार दिए हैं, वो भी 10-20 हज़ार करके। लेकिन वो सोनू क्यों पैसे उधार मांगने लगा? उसका भाई तो अमेरिका से पैसे भेजता है ना उसके लिए। भाई का कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्डिंग में हर दूसरे आदमी से उधार लिया करता था। आई को उस पर बहुत ट्रस्ट था। सावन, मुझे सोनू की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए। सर चोरी हुए गहनों में से एक डिजाइन को आइडेंटिफाई किया गया है। मोहम्मद अली रोड के एक सुनार को ये बेचा गया था। साहब 4 दिन पहले एक औरत आई थी ये गहने बेचने के लिए। मुझे 1% डाउट हुआ पर मैंने कुछ नहीं बोला। डाउट किस बात का? साहब एंटिक मराठी जाड़े गौत्री स्टफ के गहने अगर एक बुर्का पहने औरत बेचने के लिए आती है तो डाउट तो होगा ना सर। घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? नहीं साहब, छोटी दुकान है, कैमरा नहीं है। अरे पब्लिक की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हैं। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कल तक अगर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। तो पंचनामा करके ये सब गहने जब्त करो। सर, कानपुर वाले मिश्रा जी का फोन आया था। सोनू ने जो नंबर और एड्रेस हमें दिया है वो सही है। मुझे लगा ही था। अरे तो फिर से आ गया? सुधर जा। वो मिश्रा से को उस पर नजर रखे। और बाकी कुछ डिटेल पता चला? सर सोनू को ऑफिस से कॉल शीट्स मिले हैं। वारदात वाले दिन यानी कि 4 तारीख को वो शाम तक कांदीवली में ही था। सर रजिस्टर में जो टाइम दर्ज है उसके हिसाब से जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसने 2 सेल भी किए, तो मर्डर कैसे कर सकता है? कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे सर? उसका बैंक डिटेल चेक किया तुमने? पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई सर। शुरू के 7 महीनों में पहली तारीख को उसके भाई के फॉरेन अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से 1 भी रुपया नहीं आया और आज की तारीख में लगभग उसका अकाउंट खाली है। हाँ, तो इसीलिए वो हर किसी से पैसे उधार मांगता रहा। तो दिनेश वाज राइट। लेकिन उसके भाई ने अचानक पैसे भेजना बंद क्यों कर दिया? सर इसका जवाब तो उसका भाई ही दे सकता है। उसके फॉरेन अकाउंट से उसका नंबर निकालते हैं, सोनू के भाई से कांटेक्ट करते हैं। प्रणाम।
क्या हुआ? मुंह क्यों बुला के बैठी हो? सब ठीक है मुंबई में। कहा ठीक है, उस चुड़ैल ने अपनी चंगुल में फांस लिया है तुझको। अरे अम्मा, तुम हर बार एक ही बात क्यों करती हो? हाँ, छोड़ दो। तू उसे छोड़ दे और कानपुर वापस आ जा। अरे क्या रखा है बम्बई में? अम्मा, बम्बई में जिंदगी है मेरी, पैसा है वहां पर। मुझे आप लोगों की तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है यहाँ पर। तो हर बार एक ही बात की रट लगाना छोड़ दो आप। हेलो। हाँ आमिर भाई, सोनू बोल रहा हूँ। माल चेक किया क्या? हाँ भाई, चेक कर लिया, पूरे 12 लाख का है। कानपुर में मेरे भैया भाभी का एक अकाउंट है जिसको आज तक अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप एक काम करना, उसी में पैसा डलवा दो। ठीक है भाई, हो जाएगा, बस बैंक का डिटेल मुझे मैसेज कर दो। करता हूँ मैं, ठीक है। बेटा पापा है? हाँ एक मिनट पापा। मिस्टर भोसले जी, क्या आपने इस महीने की 4 तारीख को पावर हाउस कंपनी का ऑप्टिमाइजर खरीदा था? 4 तारीख को? हाँ हाँ, क्यों? इसी सेल्समैन से खरीदा था। चेहरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो सेल्समैन की दाढ़ी थी, इतना याद है मुझे। हेलो। हाँ शीतल, सगाई की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं परसों, और सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तरसों तक मुंबई आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक नंबर का शातिर खिलाड़ी है सो। उसने भाप लिया होगा कि शीतल का फोन टैप हो रहा है, इसलिए कोड वर्ड में उसने अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज? सगाई, सगाई, इसी में कोई क्लू छुपा है सावंत। सर आपने एक चीज नोटिस की, शीतल की आवाज कांप रही थी। मेरे ख्याल से वो इस वक्त काफी टेंशन में है। जब मिट्टी गीली हो तो खुदाई करना आसान हो जाता है। आप लोग? सर सोनू घर पे नहीं है। सर मैडम, इसे पहचानती हो? मोहम्मद अली रोड के जिस दुकान पे तुम इसे बेचने गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है तुम्हें। सर हो ही नहीं सकता, उस दुकान पे कोई सीसीटीवी कैमरा। लेकिन सर, लेकिन साहब मेरी बात सुनिए सर, इस ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सर एक मिनट। हाँ सर, मैं भी सेल्समैन ही हूँ। 4 तारीख को तुम ही गए थे ना कांदिवली सोनू के बदले? 4 तारीख को बता। वो सर अपन दोनों की सेटिंग थी। दोनों में से एक का अर्जेंट कोई काम रहेगा ना, तो दूसरा उसका कॉल संभाल लेने का। तावड़े सर, इसका स्टेटमेंट लो। परफेक्ट एलिबाई, परफेक्ट क्राइम, इतना परफेक्ट कि दूर दूर तक उस पर कोई शक न जाए। केस तैयार है सावंत, और गवाह भी तैयार है, और इस शीतल का कन्फेशन भी मिल जाएगा। अब इस सोनू को कोई बचा नहीं सकता, बहुत भगाया साले ने। अरे आप लोग यहाँ पर से? हाँ, तेरी सगाई में आए हैं, लेकिन तेरी सगाई तो टूट गई ना, तो अब कहाँ जा रहा है तू? तुम्ही से पूछ रहे हैं, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा, हमें कैसे पता कि तुम यहाँ मिलोगे? मैं आपको खुद बता के आया था सर कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। सर यहाँ मतलब इस वक्त इस कंपार्टमेंट में? आवड़े, तेरा ये दोस्त आमिर
इसलिए तेरा टिकट बढ़वाया ना, ये भी अपने साथ मुंबई आ रहा है। और हाँ, वो कुछ गहनों के बारे में बता रहा था, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? शीतल ने सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने लक्ष्मी और स्वीटी का खून किया, फिर कैसे तुमने सारे गहने और पैसे चुरा लिए, और फिर कैसे बड़ी चालाकी से शक की सुई दिनेश और सलोनी की तरफ ले आए, सब कुछ। शीतल? हाँ, तेरी शीतल भाभी। अरे रे 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 रे, तेरा भाई जो है ना अमेरिका में, उससे भी बात की हमने। अपनी भाभी के साथ सो रहा था वो, मैंने खुद उसे पकड़ा। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उससे सर, वो मेरी सुने तब ना। सर मर्डर वाले दिन से लेकर अभी तक मैं बस उसको बचाता आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। पर अब नहीं नहीं नहीं, उस औरत ने सर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, उसने? किसने? मेरी भाभी सर। मैं मुंबई नया नया आया था सर, मुझे कुछ नहीं पता था। इस औरत ने भड़काया मुझे, मेरे अपने सगे भाई के खिलाफ मेरे को भड़काया सर। मैंने गलती की है सर, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता सर। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को मार सकता हूँ सर? मैं कैसे सर? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि शीतल ने ये खून किए हैं? मैं तो कांदीवली में था ना सर। अरे हाँ, मैं आया तो मैंने देखा। लेकिन तेरा वो दोस्त शाहिद, वो तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि उस दिन वो तेरे नाम से मिस्टर भोसले को कांदीवली में ऑप्टिमाइजर बेच रहा था। तो इसका मतलब तू लक्ष्मी और स्वीटी का बेरहमी में से कत्ल कर रहा था। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। थैंक यू। हाँ, तो तू अब कंटिन्यू कर। मुंबई तक का लंबा सफर तय करना है, तो बहुत टाइम है अपने पास। कर शुरू। भैया ने पैसे भेजने बंदी कर दिए, और जिस तरह का मेरा रहन सहन था, खर्चे थे, पैसे कम पड़ने लगे। शीतल का खर्चा अलग। मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी आई के पास काफ़ी ज्वेलरी है। मुझे ये भी पता था कि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि किसी दिन उनका दामाद दिनेश उनके सारे पैसे हड़प लेगा। इसीलिए मैंने उन्हें आइडिया दिया कि तुम ना सारे पैसे, गहने वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वाला अकाउंट बंद कर दो। एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डाल देते हैं, और दिनेश को हल्की सी भी भनक नहीं लगेगी। मैं खुलवाऊंगा नया अकाउंट, हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इंसान की खोपड़ी में एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी कुंडे जैसी चीज़ या फिर किसी भारी चीज़ से अगर चोट करें तो याददाश्त चली जाती है। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि मैं छोटी बच्ची को कहीं दूर छोड़ के आ जाता हूँ सर, पकड़े जाने का डर। और मानना पड़ेगा, मैट्रिक फेल है ना तू। 21 साल के सेल्समैन से इस तरह के प्लानिंग की उम्मीद नहीं की थी हमने। अबे, और अपना दिमाग सही जगह पे लगाते हैं, कुछ साल और जी लेते तुम। सोनू जैसे शातिर दिमाग वाले मुजरिम पुलिस से रोज नहीं टकराते, लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर बैठता है, और फिर उसकी बनाई हुई फर्जी कहानी ताश के पत्तों के महल की तरह एक फूंक में ढह जाती है, क्योंकि कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग शायद अपनी तन्हाई, अपने अकेलेपन की वजह से किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने दिल का हाल बांट लें, लेकिन उनके लिए भी ये बेहद जरूरी है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। साथ ही ये केस हमारे सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? ये जरूरी है कि हम अपने आसपास में रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों के बारे में जानकारी रखें और समय समय पर उनका हालचाल जानते रहें। जो माँ बाप हमारी जिंदगी बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, क्या जीवन के इस पड़ाव पर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज नहीं बनता? और हम ये ना भूलें कि जीवन के इसी पड़ाव पर एक ना एक दिन हम भी खड़े होंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।